दोस्तों, भारत ईरान युद्ध में कूदा है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, अब वही ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पे ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला करना शुरू कर दिया है और ईरान के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे हुई थी सारी, कैसे इसको अंजाम तक ले जाया गया और भारत की इसमें क्या भूमिका थी, इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पे हमला हुआ था, आप स्टार्टिंग से बताइए और कैसे इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। देखिए, जब अयातुल्लाह खamenei अपने IRGC के कमांडर्स के साथ बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे किस तरीके क्या हमारी प्लानिंग होगी, किस तरीके से जो अटैक होगा हमारे पे उसको काउंटर करेंगे, तो उसी टाइम पे एक इजराइल के बॉम्ब्स गिरे उसी जगह पे और सारे के सारे लोग मारे गए। एक उसमें से आदमी बच गया जो IRGC कुड फोर्स का कमांडर था, इस्माइल कानी। उस पर शक हुआ कि 20 मिनट पहले वहां से निकल गया था। बाद में पता चला कि ये आदमी को IRGC ने अरेस्ट कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन फिर खबर आई कि ये आदमी पकड़ा गया है, ये आदमी पहुंच गया इजराइल के अंदर और उसको वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे हड़कंप मच गया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि इजराइल ने कैसे अपने आदमी को प्लांट किया और कैसे उसको वहां से निकाल के भी ले आया। जब आप अपने सोर्सेज का इतना ख्याल रखते हो तो सोर्सेज आपके लिए जान भी दे देंगे। लेकिन मेन बात है कि उसके बाद जब दूसरा वहां पे लीडर अयातुल्लाह को अपॉइंट किया गया, उसको भी इजराइल ने मार दिया। फिर खamenei का लड़का, उसको बना दिया इन्होंने अयातुल्लाह, उसको भी 5 घंटे के बाद वहां से मार दिया गया। तो इजराइल वहां पे पूरा काम कर रहा था, मिसाइलें फेंक रहा था पूरे ईरान के ऊपर और वहां के जो सिस्टम थे उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन इजराइल की तरफ से फिर भी मिसाइलें दागी जा रही थी, फिर मिसाइलें दागी गई इवन आपके UAE के अंदर, सऊदी के अंदर और इवन आपके दूसरी कतर के अंदर। तो इससे हड़कंप बच गया कि वो इजराइल पे भी मिसाइलें फेंक रहा है, तो कैसे इसको काबू किया जाए। फिर पता चला ईरान अपने हिल्स से इन पे मिसाइलें दाग रहा है। और एक्चुअली क्या है कि ईरान के नॉर्थ वेस्ट के अंदर 4800 किलोमीटर के अंदर वहां पे हिल्स बने हुए हैं, जहां पे गड्ढे खोदे इन्होंने, हिल्स के अंदर टनल्स बनाई हुई, वहां से मिसाइलें दाग रहा था। जहां से मिसाइल आती थी उसको तोड़ा देते थे। लेकिन अल्टीमेटली देखा कि इसमें तो कई महीने लग जाएंगे इनकी मिसाइलों को तोड़ने में। तो उन्होंने इंडिया का तरीका अपनाया। इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, जैसे जिस तरीके से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान के कैराना हिल्स पे अटैक किया, जहां पे उनकी न्यूक्लियर मिसाइल रखी हुई थी और मिसाइलें स्टिक उसी जगह पे गिराई जहां पे उनके होल्स बने थे, जो 4 फीट चौड़े थे, उसी पे मिसाइल घुस गई और जिसकी वजह से जो कैराना हिल था जहां पे मिसाइलें रखी थी पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। तो अब यही टेक्निक अपनानी शुरू कर दिया है मोसाद ने और CIA ने ईरान को हराने के लिए। और ऐसा लगता है कि अब ये अपने कदम पे पहुंच जाएंगे जो अचीव करना चाहते हैं, यानी कि वहां पे रिजीम चेंज का जो काम है उस पर काम करेंगे। और आज ये इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को डिफीट किया था। एक तो ये बात करते हैं कि UAE के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन इन कंट्रीज ने, गल्फ कंट्रीज ने USA के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, अब पता चल रहा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट खींच रहे हैं। एक दिन के अंदर $800 बिलियन उनके स्टॉक में टूटा है और वो बताया जा रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज है वो अपना पैसा वापस ले रही है, क्योंकि अमेरिका का ये युद्ध था, उनका युद्ध नहीं था और अमेरिका ने उनको फंसा दिया है। तो क्या ये बात सच है और इसका भारत पे और पूरे वर्ल्ड पे क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में जो 3 मेजर कंट्रीज हैं वो है सऊदी, UAE और कतर, साथ में बहरीन भी है उसके अंदर। और इनके जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी US के अंदर वो थी $3 से $4 बिलियन की। UAE की अकेली जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी $1.3 बिलियन, ट्रिलियन डॉलर, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की। जो UAE की अकेली इन्वेस्टमेंट थी वो थी डॉलर 1.3 ट्रिलियन की। अब इन्होंने देखा कि हमारा युद्ध तो था नहीं और UAE के ऊपर 1100 मिसाइल दाग दी ईरान ने। क्यों दाग दी? क्योंकि वो उनको लगता है कि ये US के क्लोज है। सऊदी न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा था, इसकी जरूर कुछ इशू से तेहरान के साथ, लेकिन UAE का कोई भी इशू नहीं था। फिर भी उस पर मिसाइल दाग दी, इनके ऑयल डिपो पे अटैक कर दिया, इनके जो गैस के डिपो थे उस पर अटैक कर दिया। तो अब इन कंट्री ने सोचा कि हम US से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। US ने अपने डिफेंस सिस्टम रखे थे, US के वहां पे बेसिस थे, लेकिन US की बेसिस सिर्फ अपने आप को डिफेंस कर रही थी, इन कंट्रीज को कोई डिफेंस नहीं दे रही थी। इससे लोग नाराज हो गए कि हमें क्या लेना, लड़ाई आपकी, भुगते हम। तो इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया कि अपनी इन्वेस्ट वहां से निकाल देंगे और इस लड़ाई का जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो होगा US को। और इसके साथ साथ ये लोग चाइना से बहुत नाराज हैं, क्योंकि चाइना इस टाइम पे साथ दे रहा है ईरान का, उनको छुप के इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां पे, मिसाइलों की दे रहा है, मिसाइलों की टेक्नोलॉजी दे रहा है, वहां पे स्पेयर पार्ट दे रहा है। तो ये उनसे भी नाराज है। तीसरा, इनका रशिया से भी कुछ इशू है, लेकिन रशिया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो रशिया से इतनी नाराज नहीं है। फिर चौथा कंट्री आती है जो बड़ी कंट्री है, वो है इंडिया।
देखा कि इंडिया का कोई रोल नहीं है, इंडिया न्यूट्रल है यहाँ पे। इवन ईरान इंडिया से कोई नाराज नहीं, उसने जो अपना ऑयल का पैसेज है वो इंडिया के लिए खोल दिया है। और इवन इस टाइम पे जितने भी गल्फ कंट्रीज है वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जाए, जो पीसफुल कंट्री है, जो वर्ल्ड में पीस चाहती है और अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया के अंदर। जो पैसा ये वहां से निकाल रहे हैं यूएस से, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ऑयल से दूसरे फील्ड के अंदर। और सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी इनके लिए है वो है इंडिया, क्योंकि चाइना के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वहां पे भी खतरा रहता है, क्योंकि यूएस कभी भी चाइना पे अटैक कर सकता है, चाइना पे डिपेंडेबल भी नहीं है। फिर इस टाइम पे इंडिया को यहाँ से फायदा होगा। जो दो कंट्री यहाँ पे बेनिफिट करेंगे, जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, वो है रशिया, क्योंकि रशिया के इस टाइम पे ऑयल बिक रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि गल्फ से ऑयल आना बंद हो गया। दूसरी कंट्री है इंडिया, जिसको रशिया भी ऑयल दे रहा है, जिसको गल्फ कंट्री को ऑयल देना चाहती है, जिसको गैस भी देना चाहती है। और इंडिया का एटीट्यूड की वजह से इंडिया को फायदा होगा इस गल्फ वार से। और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा यूएस को, और दूसरा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है गल्फ कंट्रीज को, क्योंकि इनके ऑयल बंद हो चुका है, इनकी गैस बंद हो चुकी है, और इस कंट्री के अंदर जो इनकी टोटल डिपेंडेंसी ऑयल के ऊपर, उसकी वजह से इन कंट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इवन सऊदी ने एक विजन था 2030 का विजन, जो उनके क्राउन प्रिंस ने निकाला था, जब बाद में उस पर डाइवर्ट कर गए, लेकिन अब दोबारा से उस पर सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से इस वार से निकले और जाए इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया पीसफुल कंट्री है और इंडिया के ऊपर सबको भरोसा है, मोदी पे भरोसा है, मोदी के विजन पे भरोसा है। अच्छा सूद सर, ये सऊदी अरब की आपने बात की, सऊदी के साथ पाकिस्तान ने भी एक एग्रीमेंट किया था और उसी एग्रीमेंट के आधार पर सऊदी अरब पाकिस्तान से भी गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान भी नहीं आया उनको बचाने के लिए। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास एटम बम है, छोटे छोटे बम है, कहीं पे भी फेंक देंगे, लेकिन वो उनको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो क्या उनको पता है कि वो चाइनीज जो सिस्टम है लगे हुए हैं, वो यूज तो वही करना, खुद तो उन्होंने कुछ इजाद किया नहीं है, तो वो यूज करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, वहां पे फिर पता चल जाएगा कि ये तो खुद को डिफेंड नहीं कर पाई, सऊदी को क्या डिफेंड करेंगे। अब सऊदी ने ये भी बोल दिया कि भाई तुम नहीं आए यहाँ पे, हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट तोड़ लेंगे। तो क्या अब ईरान पाकिस्तान पे या सऊदी पे हमला करेगा, जिससे पाकिस्तान भी अब इस युद्ध में शामिल हो जाएगा? देखिए एक्चुअली क्या था कि सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस का एग्रीमेंट हुआ था सितंबर 2025 में, जिसके अंदर था कि अगर कोई सऊदी पे अटैक करेगा तो पाकिस्तान साथ में आएगा। तो सऊदी को उम्मीद थी कि इनके ऊपर जब हूथीज अटैक करेंगे तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, अपनी फोर्सेस को भेजेगा। और पाकिस्तान को था कि अगर इंडिया उस पर अटैक करेगा तो पाकिस्तान को यूएई सऊदी मदद करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई हुई तो सऊदी ने बीच में आने से मना कर दिया। उसके बाद जब ईरान ने सऊदी पे अटैक किया तो सऊदी ने पाकिस्तान से कहा आप क्या कर रहे हो। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दे दी जब खमनेई की डेथ हुई, उनको कहा कि बड़ा अफसोस हुआ, खमनेई की डेथ हो गई है, और वार को कंडेम कर दिया। और स्पेशली जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्टेटमेंट आई, आई कंडोम, मतलब कंडेम को कंडोम लिख दिया। और उसके बाद सऊदी ने कहा भाई आप कर क्या रहे हो, आप कंडोम तो कर रहे हो लेकिन आप हमारी मदद कैसे करोगे। तो पाकिस्तान को लगा कि अगर मैं सऊदी की मदद करूंगा तो ईरान नाराज हो जाएगा, अगर मदद नहीं करूंगा तो सऊदी नाराज हो जाएगा। सऊदी ने कहा भाई देखिए हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, उसको कैंसिल करने जा रहे हैं, और दूसरी बात है आपको फ्यूचर में कोई भी पैसा चाहिए तो आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लोगों के टैक्स का पैसा है। तो सऊदी ने पाकिस्तान को मना कर दिया। उससे पहले यूएई ने पाकिस्तान से नाराज होकर के पाकिस्तान से कहा जो आपके पास हमारे $3 बिलियन वापस कर दो और 6% इंटरेस्ट भी दे दो 1 महीने के अंदर। पाकिस्तान को हड़क मच गया। पाकिस्तान ने कहा चलो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जाकर के सऊदी से पैसे मांगू। बीच में कतर भी आ गया, क्योंकि कतर से जो न्यूज़पेपर निकलता है उसने कह दिया कि जो टीटीपी के लोग हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो पाकिस्तान ने उसको ऑफिस बंद कर दिया, जजीरा का जब ऑफिस बंद कर दिया तो कतर ने कहा भाई आपने ऑफिस कैसे बंद कर दिया। इनको बुलाया कतर के अंदर और कहा कि उसको खोलो, और पाकिस्तान ने कहा खोल देंगे कोई बात नहीं भाई बाप, $1 बिलियन लोन तो दे दो, क्योंकि हमारे पास यूएई ने प्रेशर डाला। उसने कहा चलो लोन तो तुम्हें दे देंगे। लेकिन अब कतर भी पाकिस्तान से नाराज है, और पाकिस्तान के पास इस टाइम पे सिर्फ 4 दिन का ऑयल बचा है, और पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल है, पेट्रोल है, उसकी कीमत बढ़ गई है 50 रुपीज, 251 रुपए पर लीटर के उसकी ऑयल की कीमत बढ़ चुकी आ चुकी है। हाँ, तो वहां के 51 कुछ भी होगा। तो पाकिस्तान इस टाइम पे घबराहट में है, ना तो हमारे पास पैसे है, ना हमारे पास तेल है, ना हमारे पास गैस है। तो इन्होंने अपनी सेना को भेज दिया बॉर्डर पे अफगानिस्तान के, ईरान के। तो सऊदी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। फिर कहा जी हम अपनी एयरफोर्स को आपके यहाँ भेज करके आपके डिफेंस सिस्टम लगा देंगे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि बीच में ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि हम किसी भी गल्फ कंट्री पे अटैक नहीं करेंगे। तो इस टाइम पे सऊदी नाराज है, यूएई नाराज है, कतर नाराज है। तो पाकिस्तान को ना कोई पैसे देगा ना कोई तेल देगा। पहले क्या होता था जब यहाँ पे क्राइसिस आते थे तो सऊदी कहता था चलो फ्री का ऑयल ले लो, पैसे बाद में दे देना। यूएई भी बात करता था, लेकिन वो कहा कि ना तो हम पैसे देंगे, आप ना आपका लोन को आगे बढ़ाएंगे, ना आपको हम हेल्प करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े क्राइसिस आने वाले और पाकिस्तान डूब जाएगा। साथ में पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे टीटीपी अटैक कर रही है, साथ में अफगानिस्तान से उसकी लड़ाई चल रही है, साथ में बलूचिस्तान उस पर अटैक कर रहे हैं, साथ में गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पीओके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सिंधी भी इस टाइम पे खड़े हो चुके हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ। कब पाकिस्तान टूटेगा कुछ कह नहीं सकते।
तो सूद सर, अमेरिका है ना, अमेरिका फाइनेंशियली भी मदद करेगा और बाकी चीजों में भी मदद कर सकता है पाकिस्तान की, क्योंकि बार बार मुनीर तो वहां पे मिलने जाते हैं ना स्पेशल निमंत्रण पे ट्रंप के, या फिर ट्रंप सिर्फ यूज कर रहे थे पाकिस्तान को? देखिए, ट्रंप तो यूज ही करते हैं, पाकिस्तान को कोई मदद नहीं करती। देखो, फ्री में कोई पैसे नहीं देता आपको। आपको गल्फ कंट्रीज पैसे दे देगी फ्री में। ट्रंप किसी के बाप का सगा नहीं है। ट्रंप किसी को कुछ नहीं देता, आपको थोड़े से पैसे दे देगा डिफेंस के लिए, लेकिन लोन तो वो देते ही नहीं है। इवन आईएमएफ ने मना कर दिया कि आपको लोन नहीं देंगे, इवन वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया पाकिस्तान को कि आपको लोन नहीं देंगे। वो कहते हैं अपनी इकोनॉमी ठीक करो भाई, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करो, साथ में कहा करप्शन बंद करो। लेकिन पाकिस्तान ना तो इकोनॉमी ठीक कर सकता है, ना अपनी करप्शन बंद कर सकता है। पाकिस्तान अपने चक्रों में लगा हुआ, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे झगड़े चल रहे हैं, हर एक फ्रंट पे पाकिस्तान इस टाइम पे फंसा हुआ है। कभी किसी कंट्री के साथ, कभी किसी के साथ, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है सबसे उसकी लड़ाई है। इससे पे ईरान से लड़ाई हो चुकी है, आपके अफगानिस्तान से लड़ाई है। इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है पाकिस्तान के आसपास, क्योंकि वो पाकिस्तान को बिजी रखना चाहता है, पाकिस्तान को वो प्रेशर में डालना चाहता है। इसलिए इंडिया ने 12 मार्च तक वहां पे एक एक्सरसाइज का काम किया है पाकिस्तान के बॉर्डर से, ताकि पाकिस्तान कुछ कर ना पाए। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा। यहाँ पे जब खमनाई की डेथ हुई तो इंडिया ने कोई वहां पे वो नहीं दिखाया, शोक नहीं दिखाया कि हमें बड़ा अफसोस है, क्योंकि उनके रिलीजियस लीडर हैं। भाई रिलीजियस लीडर हैं आपके शिया के, हम तो हिंदू कंट्री हैं, हम क्यों उस पर अफसोस करें? कोई उनका प्रेसिडेंट था नहीं वो। लेकिन दूसरी बात है कि ईरान की हमेशा से इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती रहती थी। जब 1965 का वार हुआ तो ईरान पाकिस्तान के साथ था, जब 1971 का वार हुआ तो भी ईरान पाकिस्तान के साथ था। उस टाइम पे इनको 400 टैक्स भी दिए थे, बाकी पैसा और फंड्स भी दिए थे। फिर जब कारगिल अटैक हुआ तो भी ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है कि पाकिस्तान अग्रेसर है। जब आपका पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया तब भी पाकिस्तान ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। जब ऑपरेशन सिंधु हुआ तो भी वो चुप रहे। तो इंडिया को चुपचाप उनके सपोर्ट करे। हाँ, बोला था 370 पे बोला कि बोल दिया है, दिल्ली दंगे हुए उसमें बोला कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो हमारा जो कानून आया था उसका नागरिकता का, उसके ऊपर भी बोला था। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि इस टाइम पे जो कांग्रेस पार्टी है उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने बीजेपी से कहा आपने कोई कंडेम क्यों नहीं किया जो खमनाई पे अटैक हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बनता है क्योंकि उनका जो लीडर है वो मुस्लिम है। ये नहीं मुझे पता शिया के सुन्नी है, लेकिन है तो मुस्लिम, तो वो तो कुछ कहेगा, उनको कहना बनता भी है। लेकिन बीजेपी तो हिंदू पार्टी है, हिंदुओं को सपोर्ट करती है, तो बीजेपी क्यों इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे? तो इसलिए इनका कहना ठीक है, लेकिन हमारा कहना किस नहीं बनता कि हम कहें कि खमनाई क्यों मर गया। खमनाई वो आदमी है जिसने वहां पे 35,000 या 40,000 लोगों को अभी कत्लेआम किया रिसेंटली, और इसलिए कुछ आईआरजीसी के सीनियर लोग वो इस टाइम पे खमनाई से नाराज है, आईआरजीसी से नाराज है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से ईरानियों को मारा गया, यंग लड़कियों को मारा गया, फैमिली उजाड़ दी आईआरजीसी ने, घर घर में उन्होंने नॉक करके वहां से बाहर आइए, बाहर जाकर के ले गए, पता ही नहीं चला कहां गए। तो आधे जो लोग हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था वो तो यहाँ से भाग गए। कोई टर्की भाग गया, कोई अजरबैजान भाग गया, कोई अर्मेनिया भाग गया, और किसी का पता नहीं कहां भाग गया। तो लोग इस टाइम पे डरे हुए, लोग इस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो इनकी प्रेजेंट गवर्नमेंट है। राइट, चलिए देखते हैं कि इसमें भारत को कितना फायदा होता है और भारत इसको किस तरीके से अपने संबंध मजबूत करने के लिए लगाता है। अमेरिका तो भारत के पीछे पड़ा ही हुआ है, लेकिन भारत किस तरीके से गल्फ के साथ और रिश्ते मजबूत करेगा जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में आ सके, देखने लायक होगा। मोदी अपनी तरफ से सारा काम कर रहे हैं, चाहे ओपोजिशन कुछ भी करते रहे। अगर आप मोदी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।